सिटीज क्लासेस चैनल पर सभी लोग का स्वागत है, वेलकम है। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे मुख्यतः इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 के मैं टॉपिक्स को जिक्र कर रहा हूँ। मैथ पैथोलॉजी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस साल भी आपको 1 या 2 प्रश्न इससे टॉपिक्स आपको पूछा जा रहा है। तो इसका क्लासेज आज स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले सभी लोग का सेशन को शेयर कर दीजिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल इससे प्रश्न हमको पूछे गए थे, आपको पिछले साल भी पूछे गए थे और इस साल भी आपसे इससे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं। तो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने इंक्लूडिंग किया हूँ, शामिल किया हूँ। और इसके जितने भी मैथ पैथोलॉजी में इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, मैं उस सभी टॉपिक्स को मैं इसमें आपको जिक्र भी किया हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर जो इम्पोर्टेंस जो टॉपिक्स हैं, प्लेलिस्ट है, वो बना दिए गए हैं, जिससे कि आपको 110 या 120 नंबर तक आप ला सकते हैं। अब सीडीपी का प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। मैंने चारों थ्योरी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, पियाजे का, कोहलबर्ग का, लेबेगोस्की का और जीन पियाजे जी का, सबका मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। जीन पियाजे, लेबेगोस्की, कोहलबर्ग और हर्बर्ट गार्डनर, मैं सभी थ्योरी आपको मैं विस्तारपूर्वक से पढ़ा चुका हूँ। सभी को मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया हूँ। उन चारों थ्योरी से हमेशा प्रश्न आपको पूछा जाता है। पेपर 1 में हो, पेपर 2 में हो, दोनों में आपको इससे प्रश्न जो पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको सीटेट मैथ का 9 चैप्टर मैंने पढ़ाया हूँ अभी तक, वो भी उसका प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको मैथ में 15 से 15 नंबर आपका फिक्स है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने इसमें सोल्व करवाया हूँ, उसकी क्लासेज भी आप देख सकते हैं। तो उन सब चीज़ को आप देखिए। आपका मैथ में आपका 15 नंबर फिक्स है। 15 नंबर पैथोलॉजी क्लासेस जल्द आरंभ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक वो भी आपको आरंभ कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लासेज। एनसीएफ 2005 का मैथ पैथोलॉजी का है। प्रीवियस क्वेश्चन को इंक्लूडिंग भी किया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और सभी लोग जरूर शेयर कर दीजिए इस सेशन को। तो आपका इम्पोर्टेंस जो टॉपिक्स है वो आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक है एनसीएफ 2005 मैथ पैथोलॉजी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट में आपसे इससे प्रश्न जो पूछा जाता है, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ हो। लेकिन मैथ में इसका सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इससे पूछा जाएगा। आपको सीडीपी में नहीं आ सकता है, मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता है, लेकिन आपको मैथ में कंफर्म आपसे 1 प्रश्न या 2 क्वेश्चन आपको इससे कंफर्म टॉपिक से पूछेगा। तो मैंने इसमें सारे टॉपिक्स तो इंक्लूडिंग किया हूँ, लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस भी करूँगा, विस्तारपूर्वक से बताऊँगा, समझाऊँगा, समझिएगा। पहला जो पॉइंट है, बच्चा जो सोच सके वो गणितीय कारण सोच सके। बच्चा का जो थॉट जो हो वो क्या हो, मैथमेटिकल हो। मैथमेटिकल थॉट इसलिए हो कि जब मैथमेटिकल थॉट वो सोचेगा तभी वो मैथ को वो सोल्यूशन कर सकता है। तो बच्चे का जो स्टार्टिंग में जैसे ही आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं, विद्यालय के कक्षा रूम में प्रवेश करते हैं, वर्ग रूम में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर शिक्षक को ये होना चाहिए कि सभी बच्चों को ना इस प्रकार से उनका विकास करना चाहिए कि वो मैथमेटिकल के बारे में सोच सके, गणितीय कारण के बारे में वो सोच सके। तो पहला पॉइंट आपको ये कह रहा था। सेकंड पॉइंट ये कह रहा था कि बच्चा गणित को आनंद लेकर सीखे। बच्चा जब भी सीखे गणित को वो क्या करे, वो आनंद लेकर सीखे। बच्चा गणित को कैसे सीखे, आनंद लेकर सीखे। आनंद लेकर सीखने का कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चों को डराना धमकाना नहीं चाहिए। बच्चों को जब भी कुछ सिखा रहे हैं ना तो प्रेम से सिखाएं। जब वो गणित भी सिखा रहे हैं उसको खेल खेल में सिखाएं, तो इससे बच्चा आपको ज़्यादा है जो गणित है जो सीखेगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि गणित को कहाँ और कैसे सीखे, गणित तकनीकी से, और जब बच्चा किसी दिक्कत में फंस जाता है तो उसका हल कैसे करे। तो बच्चे का जो विकास जो करना है गणित में वो इस प्रकार से करना है कि बच्चे अगर कोई क्वेश्चन को पढ़ रहा है और उसमें फंस भी जाता है ना तो उसको वो सोल्यूशन कर सके, उसको वो ध्यानपूर्वक से सुन सके, समझ सके और उसको वो सोल्यूशन है जो कर सके। मैंने ऊपर जिक्र भी किया हूँ कि गणित को कहाँ कैसे सीखे, गणित तकनीकी से, और जब बच्चा किसी दिक्कत में फंस जाता है तो वह उसका हल कैसे करे। तो बच्चे का जो विकास जो करना है वो गणित के तकनीकी से उस प्रकार से उसको विकास करना है कि बच्चा कहीं क्वेश्चन में फंस भी जाता है ना, कहीं उसको दिक्कत भी होता है तो वहाँ उसको वो सोल्व कर सके, वहाँ उसको वो बना सके।
फोर्थ पॉइंट आपको रखा गया है, बच्चा जो गणित सीख रहा है वह प्रतिदिन जीवन में जो काम कर रहा है उससे सीखे। ये आपका सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप डबल टिक भी लगा लीजिए, इसको बहुत ही मुख्य पॉइंट कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा किसी भी सेशन में आपको, या किसी भी सेट में आपको एक प्रश्न आपसे इससे कंफर्म फिक्स से पूछा जाएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि बच्चा जो गणित जो सीखे ना वो अपने डेली जो काम कर रहा है उससे सीखे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, तो बच्चा जो गणित जो सीख रहा है वो उसके डेली प्रतिदिन के काम से जुड़ा होना चाहिए। चाहे वो मुझसे सपोज, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मम्मी जी उस किसी बालक को पैसा दे दिए, ठीक है, कि जाओ बेटा जाके बाजार से सब्जी ले आओ। तो बाजार में गया सब्जी लाने के लिए, मम्मी जी उसको दिए थे 30 रुपये और बालक ने उसको 15 रुपये का सब्जी खरीदा। अब बालक के पास कितने रुपये बचे, तो बालक यहाँ से क्या सीख रहा है, गणित सीख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से बालक प्रतिदिन जो कुछ भी काम या कार्य करेगा वो उसमें क्या करेगा, उसमें बालक है जो गणित को सीखेगा। तो बच्चा जो भी जो सीखेगा वो मैथ में क्या हो, वो उसका प्रतिदिन के कार्य से बहुत ही जुड़ा होना चाहिए, जीवन में जो काम करे उससे वो सीखे। तो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण दिया कि बालक है जो सब्जी लाने के लिए गया, तो इस प्रकार से बालक जो गणित कार्य जो सीखेगा वो प्रतिदिन के काम कार्य से सीखेगा। अच्छा पॉइंट है कि बच्चा खुद से प्रश्न बनाते हैं, उसको हल खुद से करते हैं, बच्चा को रुचिपूर्ण समस्याएं बनाने एवं उसको हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना। अब बच्चा को इस प्रकार से उनको विकास जो करना है कि बालक है जो खुद से स्वयं से वो समस्या जो प्रश्न है उसको बनाए, समस्या जो प्रश्न है वो खुद से बनाए, उसको खुद वो सोल्व करे, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तब जाकर उसको हम लोग उसको बताएं, हल्का सा उसको बताएं कि ये कर सकते हैं, अब बालक उसको खुद से वो हल कर सके। तो बालक को जो प्रश्न जो बनाना है वो कैसे बनाना है, आपको समस्यापूर्ण बनाना है। बालक खुद से समस्यापूर्ण प्रश्न को बनाएंगे, खुद से उस समस्यापूर्ण प्रश्न को सोल्व भी करेंगे, हल भी करेंगे, ठीक है। आगे दिया है कि बच्चे का तार्किक चिंतन को विकास करना। अब लॉजिक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जब भी आप सीटेट में एग्जाम मतलब दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास लॉजिक रहेगा तभी आप उस प्रश्न को आप हल है जो कर सकते हैं। तो बच्चे का जो माइंड है उसको जो विकास जो करना है, डेवलपमेंट जो करना है वो आपको लॉजिकल करना है कि तार्किक लगा सके। जैसे 2 + 3 = 5, तो 5 + 2 कितना होगा, तो बालक यहाँ पर लॉजिक लगाएगा कि उसी नंबर को सर ने क्या किए हैं। इसे देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि 2 + 3 = 5, ठीक है। अब इसी बालक को प्रश्न दे दिया जाएगा कि 3 प्लस यहाँ पर ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और यहाँ पर 5 लिख दिया जाएगा। तो बालक यहाँ पर लॉजिक लगाएगा कि इसी प्रश्न को सर ने घुमा दिए हैं और यहाँ पर जो आंसर जो होगा वो आपका होगा 2, ठीक है। तो बच्चे का तार्किक चिंतन को विकास करना, मतलब कि लॉजिकल विकास को, लॉजिकल डेवलपमेंट है जो बच्चे में विकास करना। ये सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट आपको एनसीएफ 2005 में कहा गया है और ये मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपका यहाँ से 2 नंबर 1 नंबर कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, बच्चों को गणित की अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति को समझाना। मतलब कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक एंड ट्रिकोमेट्री, इन सभी चीज़ों को, इन सभी चैप्टर को बच्चों को स्टार्टिंग से ही, मतलब कि बच्चा का स्टार्टिंग में अगर बच्चा 4 क्लास में हो, 3 क्लास में हो, एवं में हो, 5 में हो, 5 क्लास में हो, तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक, ट्रिकोमेट्री का हल्का हल्का सा अंश दे करके बच्चों को स्टार्टिंग से समझाना कि सब भी सब्जेक्ट आपको विषय आपको पढ़ने हैं। ट्रायंगल होगा, जैसे कि खेल खेल से सिखाएंगे, उसको सिंघाड़ा दे देंगे तो बताएंगे कि ये क्या है, तो बालक बोलेगा कि ये ट्रायंगल है। तो इस प्रकार से बालक को विकास करना होता है, ठीक है। आगे दे रहा है कि बच्चे को लिखित कार्य का काम या कार्य उसको कम दिया जाना चाहिए और उसको खेलने वाले एक्टिविटी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बालक है जो मैथ को सीख सके, ठीक है। ये सब के सब पॉइंट आपको एनसीएफ 2005 में कहा गया था कि बच्चे को लिखित कार्य का कम प्रयोग करें और उनको खेलने वाले एक्टिविटी का प्रयोग ज़्यादा करने के लिए कहा जाए। जिससे कि क्या होगा कि बच्चे को अगर लिखित कार्य देंगे तो बच्चा दिन भर सिर्फ उसी चीज़ को लिखते हुए रहेगा, उसी चीज़ को वो दोहराते हुए रहेगा। और इस बालक को खेल विधि में सिखाते हैं, क्लासरूम में हो या प्लेग्राउंड में हो, तो बच्चा वहाँ से अंक गणित को, मैथ को बहुत ज़्यादा बेहतर रूप से समझेगा, सीख सकेगा और जान सकेगा। आगे कहा बताया जा रहा है कि जब वह विद्यालय आते हैं तो वह ज्ञान का भंडार लेकर आते हैं
वह खाली नहीं आते, वह सुसज्जित आते हैं। उनका ज्ञान उपयोग अंकों के प्रति समाज उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह तात्पर्य वह समझेगा कि कोई भी बालक होता है तो घर में उसके माता पिता जी हैं या घर के कोई परिवार के सदस्य हैं, उस बालक को क्या करते हैं, उस बालक को है जो मैथ के बारे में बताते हैं, जोड़ने घटाने ईटीसी उस चीज़ को बालक को स्टार्टिंग से उसको ज्ञान है जो देते हैं। ठीक है। फिर जैसे बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो अब यहाँ पर शिक्षक, और कोई भी शिक्षक हो या शिक्षक मैथ का हो या कोई भी विषय का जो शिक्षक हो, उस बालक के जो ज्ञान जो है, जो भंडार जो है, अब उसको विकास करे और विकास अपने अपने विषय के अनुसार करे। अगर बालक के मैथ मजबूत है और मैथ के जो शिक्षक हैं तो उस बालक का जो विकास जो मैथमेटिकल में होना चाहिए वो बहुत ही बेहतरीन रूप से होनी चाहिए, क्योंकि बालक है जो पहले से ही वो सीख करके आता है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जब वह विद्यालय आते हैं तो वह ज्ञान का भंडार लेकर आते हैं, वह खाली याद नहीं आते हैं, वह सुसज्जित आते हैं और उनका ज्ञान उपयोग अंकों के प्रति समाज उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि बच्चों में सकारात्मक आधार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वर्ग प्रॉब्लम करते समय बच्चों को पता चले कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना या फिर भाग देना है। तो बच्चे को अचानक से उसको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। बच्चों को उससे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इन सभी चीज़ों को बालक को ज्ञान देना चाहिए। जब इन सब चीज़ों को बालक को जब ज्ञान दे देंगे, बताएंगे, बच्चों को जो ज्ञान जो देना था वो स्टार्टिंग से उसको जब बच्चा जब किसी भी क्लास में किसी वर्ग में हो, वो एनसी में हो या उसके ऊपर क्लास में एलकेजी यूकेजी में हो या वो बच्चा छोटा भी हो, स्टैंडर्ड 1 में 1 क्लास में हो, 2 क्लास में हो, तो वहीं से बालक को सब कुछ ज्ञान देना चाहिए। एडिशन का, जोड़ का, मल्टीप्लिकेशन का, भाग का, हल्का हल्का सा नॉलेज उसको देना चाहिए जब बालक सब सीखने योग्य हो तो। ठीक है। तो इन सब बातों को आपको इंसेप 2005 में जोड़ा गया था, रखा गया था मैथ टॉपिक्स में, मैथ को विषय में। आगे दिया जा रहा है कि भिन्नों की संक्रियाओं के ऊपर कम जोर देना ताकि बच्चे में भय उत्पन्न ना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी जो बच्चे जो होंगे वो एक समान होंगे, सभी जो बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, एक समान होंगे। अब वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म से, जाति से हो, सबको एक समान मैथ में शिक्षा देना। कोई भी उनके आधार पर, उनके जाति पर, उनके धर्म पर, उनके लिंग पर उनको नहीं बांटना। सभी के लिए जो गणित जो है क्या, वो सभी के लिए एक समान है, सभी के लिए एक जैसा है। तो इन सभी बातों को एनसीएफ 2005 में आपको बताया गया था, रखा गया था। तो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। एनसीएफ 2005 अब जो प्रश्न जो पूछे गए थे, अब मेन जो आपको मैंने इसमें आपको मैं शामिल किया हूँ कि 2011 में 2021 में कुछ प्रश्न को पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों को मैंने आपको इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो उन सभी का आप जरूर आंसर दें, बताएं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रश्नों को आपको इंक्लूड किया हूँ, शामिल किया हूँ जो आपको एनसीएफ 2005 में सीटेट 2021 में कुछ प्रश्नों को पूछा गया था। और इस चीज़ को देखिएगा, इसको अंशे। तो यहाँ पर आपको एनसीएफ 2005 में सीटेट 2021 में कुछ प्रश्नों को पूछा गया था, बहुत सारे प्रश्नों को पूछा गया था। तो उनमें से मैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों को मैंने आपको इसमें शामिल किया हूँ। इसको पढ़िए और नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि एनसीएफ 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है कि सभी के लिए गणित, इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त को दर्शाता है। पहला दिया है कि गणित शिक्षण और अधिगम लैगिंग पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। बी ऑप्शन दिया है कि गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। थर्ड आपको दिया है कि छात्रों को गणित की पाठ्य पुस्तक मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कि कक्षा 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। बताइए इसका प्रश्न को फिर से देखिए, मैं फिर से इसको स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा आपको, किसी आपको कोई प्रॉब्लम, आपको दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बताइए इसका जो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लिए ना। अब इसका लाइव चैट कमेंट में कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन इसका राइट आंसर होगा, बताइए इसका। और नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
ठीक है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी जो आ रहा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको जिक्र किया था कि सबसे लास्ट पॉइंट में मैंने आपको जिक्र किया था कि बच्चों को उनको भिन्न रूप से बांटना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, या तो मेल हो या तो फीमेल हो या ईटीसी हो, या जाति से या कौशल के आधार पर उनको भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। तो मैंने आपको यह भी जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि उनको इन सब चीज़ से उनको नहीं रखा जाए, उनको भिन्न रूप से नहीं रखा जाए। यदि भिन्न रूप से अगर उसको रखते हैं तो वो बहुत ही भय हो जाएंगे, उन भय का उत्पन्न हो जाएगा और वो मैथ को, गणित को वो सही रूप से, सही ढंग से वो नहीं सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा था कि गणित शिक्षण और अधिगम लैगिंग पक्षपात से मुक्त होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आपको बी ऑप्शन के बारे में जिक्र किया हूँ। आगे मैं प्रश्न को देखिएगा कि छात्रों को गणित की पाठ्यपुस्तक से मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कक्षा 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 ऐसा कुछ भी आपको नहीं कहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्रों को हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है, सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों को भाग जैसा देखते हैं तथा अर्थपूर्ण प्रश्नों का प्रस्तुत और हल करते हैं, गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसे लाइव चैट में कमेंट कीजिए और प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको शो भी हो रहा है कि एनसीएफ 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल और तकनीकी से करने में सक्षम है। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा एनसीएफ 2005 ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ेंगे कि सूत्रों और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित को पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपका क्या बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। आपको जिनका गा जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, जिनका जो सी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट को जिक्र किया था कि देखिए यहाँ पर अपने जीवन के अगर कहा गया कि छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा दिखते हैं तथा अर्थपूर्ण प्रश्नों का प्रस्तुत और हल करते हैं। तो मैंने आपको एनसीएफ 2005 में पहले पॉइंट में आपको जिक्र भी किया भी कि बालक को जो गणित जो सिखाया जाए वो उनके प्रतिदिन जो जीवन में कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसके अनुरूप से उनको गणित भी उसको सिखाया जाए। तो वही आपको कहा जा रहा था कि छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा दिखते हैं, मतलब वो डेली जो काम करते हैं उस दिन में उससे भी वो मैथ को, वो गणित को सीखते हैं तथा अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। जो उनको समझ में आता है, जो मैथ को समझ लेते हैं तो मैथ को वो हल भी करते हैं। गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं, ऐसा एनसीएफ 2005 नहीं कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समकृत एकीकृत उपगम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। गणित बच्चे के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। गणित को अन्य विषय जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा को साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होनी चाहिए। सब इसका लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट भी करेंगे। यह आपका ऑप्शन रहा ए एंड बी, ए एंड डी, सी एंड डी एंड बी एंड सी। मैं फिर से आपके साथ स्क्रॉल कर रहा हूँ। यह आपके सामने क्वेश्चन रहा, प्रश्न रहा कि एनसीएफ 2005 अनुशंसा करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समकालित एकीकृत उपगम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए, ठीक है। गणित को अन्य विषय जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। डी कह रहा है कि गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होनी चाहिए। तो जिनका बी और सी जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है।
मैं इसको सभी चीज़ को मैं जिक्र करूँगा क्यों आंसर सही है, राइट है, गलत है और सही है। गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होनी चाहिए। सिर्फ समस्या समाधान के समय नहीं, बालक जब भी कुछ गणित में सीख रहा है तो उसमें उसके माइंड में क्या होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए कि सर में पहले से क्या पढ़ाए थे, क्या उसके बारे में जानना है, क्या उसके बारे में समझना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बालक बाहर के कहने का मतलब ये हुआ कि डेली जो जीवन में जो प्रतिदिन वो काम कार्य कर रहा है उससे वो गणित सीख रहा है, ठीक है। और विद्यालय में जो शिक्षक द्वारा, मित्र के द्वारा या किन्हीं और के द्वारा आपको गणित है जो सिखाया जा रहा है, मित्र मंडली के द्वारा या विद्यालय में शिक्षक के द्वारा जो आपको गणित जो सिखाया जा रहा है, तो उस दोनों को वो एकीकृत होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में कहा था कि गणित को अन्य विषय जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, भाषा को अन्य विषय जैसे जो मैथ जो है वो सभी विषय में आता है, साइंस में आता है, SST में आते हैं, वो आपका वो हर सब्जेक्ट में आता है, इंग्लिश में आता है, साइंस में आता है, SST में आता है, हिंदी इंग्लिश सब में विषय में आपको मैथ है जो आपको जानना है, सीखना है, सब में वो शामिल भी किया जाता है, ठीक है। और भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, मतलब कि बालक को जो लैंग्वेज जो आती है उस लैंग्वेज में आपको बालक को पढ़ाना चाहिए, जानना चाहिए, उसमें वो सहमत हो, ठीक है। गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ एकीकृत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, निगेटिव चाह के वो बिल्कुल गलत है, होनी चाहिए। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, किसी को परेशानी को दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट अंकगणित शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इससे ज़्यादा मैंने पॉइंट जो पढ़ाया हूँ एनसीएफ का, उससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, उतना आपसे लास्ट पूछेगा पेपर 1 में, पेपर 2 में, दोनों में। जिनका मैथ है उनसे प्रश्न आपको अत्यधिक आपको नहीं पूछने वाला है। और मैंने आपको एनसीएफ 2005 को मैंने इसमें नीचे और आपको डाल दिया हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो, तो ये बिल्कुल गलत है, स्टार्टिंग से ही गलत है। अनुत्तीर्ण को लेना देना नहीं है, ठीक है। गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हो, ऐसा थोड़ी है कि जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, जो हम मैथ का विषय पढ़ा रहे हैं, बालक को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस समय उसको सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा सब बालक थोड़ी होता है। तो उसको पास और फेल से, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से कोई भी मतलब नहीं है एनसीएफ 2005 को। आगे कह रहा है कि गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न करियर के विकल्प मुहैया करवाए, ऐसा कुछ भी आपको नहीं कहा गया, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल आपका गलत है। सी कर है कि सभी, ठीक है, हाँ, सभी विद्यार्थी गणित सीखें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा सूचक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो गणित सीखना और सभी लोग को सीखना, सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको एनसीएफ 2005 में मैंने आपको जिक्र भी किया था, उस पॉइंट मैंने आपको बताया भी था, मैंने उस पॉइंट में आपको जिक्र भी किया हूँ कि बालक जो है जो गणित जो सीख सके, बालक जो गणित जो सीख सके वो क्या हो, वो जीवन में प्रतिदिन जो काम कार्य कर रहे हैं उससे वो उसका मिला जुला होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने वो पॉइंट मैंने आपको जिक्र किया हूँ कि उनको किसी भी लिंग, जाति, भेदभाव में बांटना नहीं चाहिए, लिंग में हो, जाति में हो या किसी भी धर्म में हो, उनको उस रूप में उनको बांटना नहीं चाहिए। सभी को एक समान गणित का शिक्षा या कोई भी जो शिक्षा जो है वो सबको एक समान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5th प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है। इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए, फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए, बैकग्राउंड से अगर कुछ आवाज़ भी आ रही है उसे इग्नोर कीजिएगा।
चलिए इसको लैब चैट में कमेंट कीजिए और इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर का ऑप्शन होगा? चलिए इसका प्रश्न को पढ़िए और नीचे लीजिए लैब चैट में कमेंट कीजिएगा। क्या जगह पर का होगा कि एनसीएफ रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया है कि इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए जो कि विद्यार्थियों को प्रगति करने में सहायता करेगा। ग ऑप्शन कह रहा है कि इसे गणितीय निर्देशों का हिस्सा भाग नहीं होना चाहिए। आपत्ति, इसे गणित निर्देशों से पृथक करके किया जाना चाहिए। स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं में संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर को पढ़िए। यहाँ पर मैं फिर से इसको स्क्रॉल भी कर दूंगा, क्वेश्चन को सामने रहा। नीचे लैब चैट में कमेंट कीजिए। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, क्या कह रहा था? चलिए ये जो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्यों है इसके बारे में जिक्र करेंगे, कैसे इसके बारे में जिक्र करेंगे। कह रहा है कि इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए नहीं करना चाहिए। एनसीएफ 2005 में ये नहीं कहा गया है कि बच्चों का मूल्यांकन करें, बच्चे का जांच पड़ताल करें, ठीक है, बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। इसमें सिर्फ बच्चे के सिर्फ मूल्यांकन के लिए नहीं कहा गया, इसमें जो गुणवत्ता जो शिक्षा जो है बालक को जो देना चाहिए उसके बारे में आपको जिक्र है जो किया गया है कि बालक को जो शिक्षा जो मिले, जो ज्ञान जो मिले वो क्या हो, गुणवत्तापूर्ण हो, सही हो, अच्छा हो, कि जिससे बालक का जो मैथ में जो विकास जो हो या वो किसी भी विषय में जो विकास जो हो वो सही ढंग से हो, सही रूप में हो, जो शिक्षक जो शिक्षा जो दे रहे हैं बालक को वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, आगे मैं पॉइंट का जिक्र कर रहा हूँ कि इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत। इसमें बच्चों को आप जो बच्चा अच्छा जानता है उसको अलग कर दीजिए, जो बच्चा गलत जानता है, जो बालक या बच्चा कम जानता है उसको अलग कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, श्रेणीबद्ध के ऑप्शन आपको नहीं कहा गया है। ग ऑप्शन कहा रहा है कि इसे गणित निर्देशों का हिस्सा भाग नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये एनसीएफ 2000 हिस्सा भाग है और इसमें सभी चीज के लिए कहा गया है। ठीक है, हाँ, स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं के लिए संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है। स्व आकलन लॉजिकल बच्चा स्टार्टिंग से करता है, सीखता है। बच्चा को कुछ चीज के उसको खेल खेल में सिखाइएगा और उससे उस प्रश्न को उससे पूछेगा ना तो वो लॉजिक के रूप के अनुसार आपको उस प्रश्न को आपको हल है जो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है जो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई समस्या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण लक्षण रूपक है, क्या है? इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। बी, इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। सी ऑप्शन, इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। डी ऑप्शन, इसे समझ बोध से अधिक से ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों को ज्ञान पर बल देना चाहिए। सही विकल्प को चुने। ए बी, ओनली बी, ए सी एंड सी एंड डी। चलिए फिर से आप प्रश्न को पढ़िएगा, मैं सारा ऑप्शन को फिर से स्क्रॉल भी करूंगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या का या के महत्वपूर्ण लक्षण या रूपक हैं। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। इसे समझ बोध से अधिक ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों को ज्ञान पर बल देना चाहिए। चलिए, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका जो डी गलत है। कैसे है मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि डी गलत क्यों है। क्या कर रहा है कि इसे समझ बोध से अधिक से ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। सबको एक समान
देना चाहिए, किसी को ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए। सबको जो शिक्षा जो है वो एक समान होना चाहिए। वो किस वर्ग में है, किस वर्ग में है, उसके अनुसार उस बालक को, उस वहाँ के विद्यार्थियों को जो शिक्षा है वो देनी चाहिए। ठीक है, सी गलत क्यों है मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ये अभी राइट क्यों है। कह रहा था आगे कि इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। कोई भी जो चीज़ें ना वो अधिक संख्या में नहीं, एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक समान होने चाहिए। ये नहीं होगा कि बच्चा को एक टॉपिक पढ़ा दिए और उसी पर उसको पूरा एकदम ढेर सारा उसको मैथ दे रहे हैं, को बच्चा एक दिन में निपुण हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसी बालक को उसी जो टॉपिक है उसको प्रतिदिन पढ़ाइए, प्रतिदिन उसको खेल के विधि में पढ़ाइए, आनंद रूप में उसको पढ़ाइए कि बालक दोनों प्रकार से सीख सके, और उसको रोज दिन उसको रिवीजन करवाइए। उसका ऐसा नहीं कि एक दिन पर उसको ढेर सारे प्रश्न उसको दे दिए और छोड़ दिए और कह दिए कि चलो बाद में इसको अब तुम सीख गए, अब इसको इस टॉपिक को हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो इससे बच्चे का जो ज्ञान होगा, जो शिक्षण जो होगा, वो आपको विकास नहीं होगा। हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। मैं आपको अभी जिक्र भी किया हूँ कि इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बालक को जो सिखाए ना वो खेल रूप में सिखाए, आनंद रूप में सिखाए। बालक जो भी सीखेगा वो बालक यहाँ से सीख सकता है। इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होने चाहिए। बिल्कुल सही। महत्वाकांक्षी मतलब कि सभी को एक साथ महत्व देना, सभी के लिए शिक्षा जो है वो क्या गणित हो क्या सभी के लिए एक जैसा है, किसी के लिए ऊपर और नीचे नहीं है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ए और बी बिल्कुल राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो, ऐसा क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल में विकास की सहायता करता है। तो क्या बिल्कुल गलत है। यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने और सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बिल्कुल सही था। ये गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध करवाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। सही विकल्प का चयन करें। तो मनोरंजन नहीं होता है, कोई विषय को पढ़ाते हैं तो मनोरंजन वो नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए। तो डी ऑप्शन का पूरी तरह से गलत है। आपको बी और सी का बिल्कुल आपको सही था। चलिए तो जिक्र करेंगे बी और सी क्यों सही था। मैंने आपको सब जिक्र भी किया अभी। तो यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एनसीएफ 2005 के मैंने आपको जिक्र भी किया कि बच्चा जो है ना वो उस प्रश्न को लाए जो प्रश्न है जो बहुत टेढ़े मेढ़े हो। टेढ़े मेढ़े प्रश्न को बच्चा खुद लाए, खुद उसको सोल्व करे। वहाँ पर जब दिक्कत होगा तब शिक्षक वहाँ पर उसको मदद करेंगे। तो विद्यार्थियों को गणित में जो अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए, मतलब कि जो बर्ड प्रॉब्लम जो टॉपिक्स है, जो टॉपिक है उसको वो हल करे। ठीक है। सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम बना सकते हो, तुमको एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है, तुमको एडिशन आते हैं, तुमको सब्ट्रैक्शन आते हैं, सब तुमको आता है, तुम उसको बनाओ। जहाँ पर कोई दिक्कत होगा वहाँ पर मैं तुमको मदद करूँगा। तो एनसीएफ 2005 इस बात को बिल्कुल कहता है। ठीक है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। ठीक है। तो ट्रायंगल हो, रिक्टेंगल हो या किसी भी चीज़ हो, बालक को ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ कुछ ही पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले ना उसको वो एक एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल किस चीज़ को दीजिए? एग्जाम्पल दीजिए उसको जो डेली जीवन में उसको जुड़ा हो। चाहे आप ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो बालक को सिंघाड़ा बना के दीजिए। जो सिंघाड़ा है मार्केट से लाइए, उसको दिखाइए कि देखो ये क्या है, ट्रायंगल है। बालक को मिठाई ला के दिखाइए तो बालक सीखेगा कि ये क्या है, वर्ग है, ये आपका सर्किल है। तो इस प्रकार से बालक को शिक्षा है जो देनी चाहिए। एनसीएफ 2005 है जो कह रहा है। ठीक है। मूर्त मतलब होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, अमूर्त मतलब जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो बालक को जो शिक्षा जो है वो पहले मूर्त में देनी चाहिए। अमूर्त के बारे में जब उसको सिखा रहे हैं, अमूर्त शिक्षा जब उसको बता रहे, शिक्षा जब उसको दे रहे हैं, तो उसको मूर्त के बारे में, शिक्षा के बारे में उसको बताइए। ठीक है। ये आपका लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कन एक निश्चित तरीका अविवेशित है। यह दृष्टि चिरथ की जा सकती है। छात्रों को विशेष अनुशिक्षण दे करके
अन्वेषण उपगम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़कर छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करके, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों को दोबारा लिखा करके, पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं को प्रश्न को हल करने पर बल दे करके। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर कमेंट कीजिए। और ये सबसे आपको लास्ट प्रश्न था कि एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में थिंकिंग और लॉजिक का एक निश्चित तरीका अविशिष्ट है। ठीक है, एक निश्चित क्रम तो इसको हम सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, इसको लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है? ये कह रहा है जो छात्रों को विशेष अनुशिक्षण दे करके, ये बिल्कुल गलत है। सभी को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है? बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन में बी को पढ़िए, बताइए कि ये सही है कि गलत है। तो ऑप्शन में बी क्या बिल्कुल आपका सही था। उसकी वास्तविक जीवन, मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके डेली लाइफ से, जहाँ पर उसके प्रतिदिन जो जीवन के कार्य से अगर उसको जोड़ा जाएगा ना, तो वो चीज़ बिल्कुल सही होता है। तो कहा जा रहा है कि अन्वेषण उपगम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग और अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़कर छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करके। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, विस्तारपूर्वक से बताता हूँ, समझाता हूँ कि क्यों सही है। कि हस्त कौशल मतलब कि लिखित कार्य, मतलब कि हाथ से बनाने वाला चीज़ होता है, उसका उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। किसी चीज़ को बना रहे हैं, मैथ को बना रहे हैं, तो मैथ में आपको हस्त कौशल का प्रयोग तो करना ही करना होगा। ठीक है, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से संबंध को जोड़ करके, जैसे कि कोई मैथ है, जोड़ है, घटाव है, डिवाइड है, उसको अपने डेली लाइफ से जोड़िए ना, प्रतिदिन के काम कार्य से जोड़िए ना। कि हमने आज 24 घंटा काम किया, 24 घंटा एक दिन पूरा 24 घंटा होता है, इसमें मैंने आपको मैं हूँ जो विद्यालय में 8 घंटा पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, मैं जो विद्यालय में कितना घंटा पढ़ाई करता हूँ? 8 घंटा पढ़ाई करता हूँ। तो 24 घंटा में कितने घंटा मैंने पढ़ाई किया विद्यालय में? पूरे दिन कितना दिन बचा? तो बता सकता हूँ 16 घंटा बचा। तो इस प्रकार से आप है जो कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करके अब किसी चीज़ का टॉपिक दे दीजिए, मैथ में कोई एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो किसी चीज़ का खेल के विधि में उसको सिखाइए। तो खेल के विधि में क्या होता है कि बच्चों का ग्रुप बना दीजिए और उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जिस प्रकार से हो, बालक को उस प्रकार से उसको शिक्षा जो उसमें दीजिए, तो बालक वहाँ पर वो शिक्षा को ग्रहण करेगा। हाँ, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखा करके, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा एनसीएफ 2005 नहीं कहा था। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो फोर्थ जो पॉइंट कर रहा था कि पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं और प्रश्नों को हल करने पर बल दे करके, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बल किसी चीज़ पर नहीं देना है। आपको मैंने पहले ही आपको जिक्र कर चुका हूँ पॉइंट में, एनसीएफ 2005 मैंने को अभी ऊपर क्लास में आपको जिक्र भी किया हूँ कि बालक को डेली प्रतिदिन के जो जीवन, जो दैनिक जो काम कार्य है, उस पर जोर देना चाहिए, उससे उसको जोड़े हुए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल गलत था, आपको बी ऑप्शन था बिल्कुल राइट आंसर था। और ये आज का क्लासेज आपको समाप्त किया जाता है। एनसीएफ का मैंने आपको पूरा निचोड़ अब मैंने आपको सिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। ये मैथ पेडोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सीटेट के एग्जाम्स दे रहे होंगे तो आपको एनसीएफ में जो टॉपिक्स में मैथ पूछा जाएगा उसमें आप गलत करके नहीं आएंगे। मैंने आपको पूरी तरह से इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया, सबको एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन भी किया, विस्तार पर मैं समझाया भी, बताया भी, और एनसीएफ के हर एक पॉइंट का मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ। और बहुत सारे इस चैनल पर क्लासेज आपको हो चुकी है, सीटीपी की हो चुकी है, मैथ का हो चुकी है, ईवीएस की क्लासेज होंगी, जल्दी होंगी। तो मैंने सब क्लासेज आपको करवा चुका हूँ। और नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आज का क्लासेज आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि एनसीएफ 2005 का क्लासेज आपको समझ में आया। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे टेलीग्राम पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो क्लास को आप समाप्त करते हैं और वीडियो को आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेज में।